गाइज स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान कोण में आपका दोस्त और होस्ट मुकेश कुमार। गाइज मैं आपके लिए आज फिर एक विशेष खबर लेकर के आया हूं। गाइज जैसे कि आपको पता है 7वें वेतन आयोग को आकर के तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और अगले 5 साल में भी 8वें पे कमीशन आने के बारे में लोग सोच रहे होंगे, लेकिन भारत सरकार अपना मन बना चुकी है अभी कभी भी शायद 8वां पे कमीशन नहीं आएगा, क्योंकि अब जो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी वह आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बढ़ोतरी होगी। गाइज आज मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं और वह परफॉर्मेंस कैसी होगी वो आपके एसीआर के ऊपर डिपेंड करेगी और वो आपके जो सीनियर अधिकारी लिखेंगे उसके ऊपर आपको डिपेंड करेगा कि आपको इंक्रीमेंट 3% तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर और कितना बढ़ा करके दिया जाए या फिर आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इंक्रीमेंट कितना एक्स्ट्रा दिया जाए और उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको पेंशन जाने के टाइम तक मिलेगा। गाइज तो गाइज आज उसी खबर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो पुराने सब्सक्राइबर है वो लाइक कर दीजिए और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज यहाँ पर मैं एक बात याद दिला दूं, मैंने 8वें पे कमीशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और साथ में एंड बटन में भी दे रहा हूं। गाइज आप उसको भी वहां से सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। तो आपका ज्यादा समय न लेते शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलना होगा हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। गाइज आप आ चुके हैं मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर। जैसा मैं 7वें पे कमीशन आयोग की जो ताजा खबर निकल करके आई है, यह 14 जुलाई की खबर है। इसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि यह फॉर्मूला केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन, ग्रेजुएटी सीलिंग, डीए और अन्य भत्तों को कैसे प्रभावित कर सकता है। जैसा मैंने आपको थंबनेल में बताया है कि अब जो आपको सैलरी का फायदा मिलेगा वो आपको मिलेगा आपके परफॉर्मेंस के ऊपर मिलेगा। गाइज यहाँ पर अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको इंक्रीमेंट उसी हिसाब से दिया जाएगा। वैसे 3% का इंक्रीमेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा यह भी लागू होने जा रहा है क्योंकि भारत सरकार 8वें पे कमीशन ना देने का मन बना चुकी है और आपकी सैलरी को बढ़ाने का ऑकरेड का फॉर्मूला लेकर के आ रही है। तो जानते हैं इसके बारे में क्या क्या है। गाइज मैंने आज इस चीज को हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है ताकि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसको समझ सके, और अगर जो अंग्रेजी में पढ़ना चाहता है तो वीडियो को पॉज कर करके पढ़ सकता है। गाइस चलिए अब हम इसको विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रदर्शन आधारित वेतन संशोधन को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध सरकार लोग इस बात की गणना में व्यस्त है कि अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है तो हमारा मूल वेतन क्या होगा, महंगाई भत्ता, एचआरए, डीए और अन्य भत्ते हमें कैसे मिलेंगे। इसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन चल रहा है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं अब इसके बारे में सोचने लगे हैं। वे अभी तक इस बारे में उन्हें कोई भी सुनिश्चितता नहीं है कि वेतन का पुनर्गठन कैसे किया जाएगा। उनकी जानकारी के लिए एक्राइड सूत्र एक विकल्प हो सकता है जिसे केंद्र सरकार अपना सकती है। गाइज वास्तव में 7वें पे कमीशन में इस सूत्र का उपयोग किया गया था, लेकिन पूरी तरह से इसको वहां पर यूज नहीं किया गया था। इसका उपयोग केवल मुद्रास्फीति की गणना के लिए किया गया था। अब जब सरकार ने प्रदर्शन आधारित वेतन पुनर्गठन को लागू करने की घोषणा की, तब से इस फॉर्मूले का उपयोग भारत सरकार पूरी तरह से कर सकती है क्योंकि इसमें उस गणना की सारी क्षमताएं मौजूद हैं। गाइज अगर हम इसकी ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो वह फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठेगा। अगर हम यहाँ पर आपके वेतन बढ़ोतरी की बात करते हैं वो भी आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि यस ये फॉर्मूला बिल्कुल सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। गाइज इसके बारे में अब चर्चाएं गर्म हैं। जैसे कि आपको पता है एक्रोइड एफओ विभाग के पहले डायरेक्टर थे जिनका नाम था वालेस रुडेल एक्रोइड, और उन्हीं के नाम पर इस फॉर्मूले को रखा गया और इसी को अब भारत सरकार अपनाने जा रही है। इस सूत्र में उन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को संबोधित करने की क्षमता है जो आम आदमी के लिए आवश्यक है और उनके प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। गाइज यानी कि मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पता है रोटी, कपड़ा और मकान ही हर किसी की बेसिक नीड्स है, तो भारत सरकार भी इसी फॉर्मूले के ऊपर अब काम करने जा रही है। जितना भी आपकी रोटी, कपड़ा, मकान की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही आपकी यहाँ पर सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि बाकी चीजें जो है विलासिता की चीजें काउंट की जाती हैं, लेकिन ये बेसिक नीड्स के ऊपर अब ये फॉर्मूला लागू होने जा रहा है। गाइज इस सूत्र के मुताबिक अन्य महत्वपूर्ण कारकों और चरों को देखते हुए एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए न्यूनतम मासिक वेतन लगभग 18,000 रुपए होगा, जो 7वें वेतन आयोग में लागू किया गया था। यह एक्यूरेट फॉर्मूला 7th पे कमीशन की पे मैट्रिक में अच्छी तरह से फिट बैठता है और एक्यूरेट सूत्र के अनुसार न्यूनतम वेतन की गणना पे मैट्रिक्स का शुरुआती बिंदु है वेतन मैट्रिक्स स्तर की क्षैतिज श्रेणी यानी कि हॉरिजॉन्टली रेंज में पदानुक्रम में कार्यात्मक भूमिका से मेल खाती है। जैसा कि कर्मचारी पदानुक्रम पर चढ़ते हैं वे एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं। प्रत्येक स्तर के लिए
वर्टिकल रेंज उस स्तर के भीतर भुगतान प्रगति को भी प्रतिनिधित्व करती है और कर्मचारी 3% की वार्षिक वित्तीय प्रगति के अनुसार प्रत्येक स्तर के भीतर लंबवत रूप से आगे बढ़ेगा। गाइज यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिनकी पे 7वें पे कमीशन में 18,000 रुपए मिनिमम निर्धारित की गई थी, जो पे लेवल 1 की थी, उसी के अनुसार यह फॉर्मूला सभी पे लेवल्स के लिए लागू हो जाएगा गाइज। और जितना आप अच्छा काम करेंगे आपको उसी प्रकार से यहाँ पर परफॉर्मेंस का भी बेनिफिट मिलेगा। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार केंद्र सरकार के किसी भी कर्मचारी को मासिक वेतन का एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है, जिसे मूल वेतन कहा जाता है। ये किसी के ग्रेड पे और रोजगार के स्तर के आधार पर तय किया जाता है। एक बार मूल वेतन की गणना हो जाने के बाद अन्य भत्ते जैसे कि डीए, एचआरए आदि तय किए जाते हैं, क्योंकि वे मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में होते हैं। गाइज मैं आपको यहाँ पर इसका मतलब बता देता हूँ। जो भी आपकी बेसिक सैलरी होगी उसी के ऊपर आपके डीए और एचआरए को कैलकुलेट किया जाएगा। गाइज जैसा कि आपको पता है 7वें पे कमीशन में ग्रेजुएटी की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए करने की सिफारिश भारत सरकार पहले ही कर चुकी है। और कर क्या चुकी है, उन्होंने यह बिल्कुल यहाँ पर लागू कर दिया है। इसके अलावा 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि जब डीए 50% बढ़ेगा तब ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ाकर 50% कर दी जाएगी। इसको भारत सरकार ने मान भी लिया है। गाइज जिस दिन यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो आपका डीए 50% हो जाता है तो उस दिन ग्रेजुएटी की सीमा भी आपकी ऑटोमेटिकली 50% बढ़ जाएगी। यानी कि किसी के 10 लाख थी तो अब वो 15 लाख रुपए हो जाएगी, वो भी यहाँ पर आपको बढ़ करके ही मिलेगी। यानी कि हमें इस एक्रोइड फॉर्मूले का बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक पे ज्यादा है तो उसका उसी पे लेवल के मुताबिक उसको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। हालांकि मूल वेतन किसी के पीएफ के कारण ग्रेजुएटी को कटौती अधिक होगी, जो सेवानिवृत्ति के समय उस रिटर्न की ओर जाएगा। गाइज यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि यदि अगर किसी की बेसिक पे ज्यादा है तो उसको उतना ही टैक्स भी देना पड़ेगा। यहाँ पर टैक्स चोरी बिल्कुल नहीं हो सकती है। जितना पीपीएफ में पैसा कटाएगा तो ग्रेजुएटी की कटौती भी उतनी ही अधिक होगी। इस फॉर्मूले के मुताबिक यह माना जा रहा है। गाइज अब देखते हैं जब ये फॉर्मूला आएगा तब क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं सरकारी कर्मचारियों की, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। गाइज तो उम्मीद करता हूँ गाइज कि आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। गाइस जैसे कि आपने अभी इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से जाना, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह खबर समझ में आ गई होगी। अब जो हमें सैलरी बढ़ोतरी मिलेगी वो हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर मिलेगी। अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है तो मेरी सैलरी उस ज्यादा हाइक होगी, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है डिपार्टमेंटल एसीआर के तहत ये खबर जाएगी तो आपको 3% का इंक्रीमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप ज्यादा हाईएस्ट इंक्रीमेंट पाने से वंचित रह जाएंगे। अभी तक इसके बारे में कोई भी गजट नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये सिर्फ और सिर्फ खबरें हैं। गाइज मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे देता हूँ, और ऐसा उम्मीद है कि ये जो एक्वायर्ड फॉर्मूला है यही फाइनल होने जा रहा है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले एक वीडियो भी बनाया था। तो उम्मीद करता हूं कि गाइज आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा रखेंगे, मन लगा करके देश की सेवा करेंगे और अपनी सर्विस को ध्यान से और अच्छे तरीके से करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज इस वीडियो को करता हूं समाप्त। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे परमिशन। धन्यवाद। भारत माता की जय।